हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए इस वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के जितने भी वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन चल ही रहे होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके लिए। ये बोर्ड ने स्वयं जारी किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन्हीं में से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इस नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं जो कि वन लाइनर से ही आते हैं, मतलब एक एक नंबर के जो 30 क्वेश्चन आपको आते हैं उन सभी की तैयारी इन वीडियोस से आप कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है, इसके पहले चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों को क्लियर कर चुके हैं। तो अब आज इस वीडियो में चैप्टर 3 को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वन लाइनर हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ से हमारा पहला जो क्वेश्चन आज का निकल के आ रहा है वो है धातु के भौतिक गुण बताइए। तो जो धातु के भौतिक गुण हैं इसमें सबसे पहले हर एक धातु में धात्विक चमक होती है, मतलब धातु चमकदार होती है। दूसरे गुण की यदि हम बात करें तो दूसरा गुण है आपका आघात वर्धिता। हर एक धातु में एक और गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं आघात वर्धिता। आघात का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मारना या धातुओं को पीटना, और धातुओं पे जब हम आघात करेंगे तो उसके आकार में वृद्धि देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं आघात वर्धिता। आघात करने से आकार का बढ़ जाना। अगला जो धातु का गुण है उसकी यदि हम बात करें तो वो है आपका तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या है कि किसी भी धातु को बहुत ज़्यादा तान कर तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वनिक। हर एक धातु ध्वनिक भी होती है। ध्वनिक का मतलब क्या है कि इसमें आवाज़ आती है। इसके बाद आगे यदि हम देखें तो सेकंड जो हमारा फैक्ट बनता है, इन सभी ये जो हमने भौतिक गुण पढ़े हैं इन्हीं से और अपन सीखते हैं। और आपको है धात्विक चमक। अपनी शुद्ध में धातु की सतह चमकदार होती है जो धात्विक चमक कहलाती है। जो जब भी धातु अपनी शुद्ध रूप में होती है तो उसकी जो सतह आपको देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, चमकदार होती है, और इसी को बोलते हैं धात्विक चमक, जो हम लोग ने पहला गुण पढ़ा। सेकंड है आपका आघात वर्धिता। धातुओं को पीटकर क्या करते हैं, लंबी चादर के रूप में बना देते हैं। इसी को आघात वर्धिता कहते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। फिर इसके बाद है आपका तन्यता। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता होती है, मतलब धातुओं को खींचकर एक पतले तार में बदला जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, धात्विक या फिर तन्यता, धात्विक तन्यता। फिर है आपका सबसे ज़्यादा तन्यता कौन सी धातु में होती है। हर एक धातु की जो तन्यता है वो अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो है आपका सोना। सोने को बहुत पतले तार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप देखोगे तो 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा भी तार बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने से हम कितने तार का निर्माण कर सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने से आपको कितना तार बना सकते हैं हम लोग, 2 किलोमीटर लंबा। अगला जो फैक्ट आपको देखने मिल रहा है वो है हमारे पास कि बर्तन बनाने में आघात वर्धिता व तन्यता का उपयोग होता है। तो किन गुणों के कारण धातुओं के बर्तन बनाए जा सकते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा आघात वर्धिता धातु में पाई जाती है और तन्यता धातु में पाई जाती है। इसी कारण से हम धातुओं के बर्तन बना पाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं। बिल्कुल, धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं का जो गलनांक होता है, कुछ धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। हर एक धातु का गलनांक अलग अलग है, लेकिन इनको यदि हम एक सामूहिक रूप से बोलें तो धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला है आपका सिल्वर या चांदी जिसे हम कहा जाता है। तो सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माने गए हैं, या ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। कौन सी धातुओं में ऊष्मा बहुत जल्दी चालन करती है, तो वो है आपका सिल्वर और कॉपर। हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना ही रखना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है आपका लेड या सीसा तथा मरकरी ऊष्मा के कैसे होते हैं,
कुचालक होते हैं। अगला है आपका ध्वनिक, या इन्हीं को कहा जाता है क्या आपका सोनोरस। तो ध्वनिक या सोनोरस क्या होते हैं, तो जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसे ही हम ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं। अगले की बात करते हैं, और आपका अगला जो फैक्ट हमें नज़र आ रहा है वो क्या है हमारा, कि अधातुओं के गुण अधातुओं के उदाहरण। तो अधातुओं के क्या उदाहरण हो सकते हैं, देखिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, ये अधातुएं हैं। सारी चीज़ें अधातुओं में आती हैं। फिर आप देखोगे ब्रोमीन एकमात्र क्या है, अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत बार पूछा गया है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए, तो ब्रोमीन जो है जिसका संकेत होता है Br, ये है आपका ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार से एक धातु जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, यदि धातु पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा मरकरी, और यदि अधातु पूछा जाए तो आपको आंसर करना होगा ब्रोमीन। मतलब अधातु भी एक द्रव पाई जाती है जो आपका ब्रोमीन है, और मरकरी जो कि एक धातु है ये भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला है आपका आयोडीन, एकमात्र अधातु है जो कैसी है, चमकीली है। तो एक अधातु भी है जो आपकी चमकीली भी होती है, और चमकीली क्या दिखती है हमको, अधातु तो है पर चमकीली है। हर एक धातुओं का गुण है एक तो कि चमकीला दिखना, लेकिन अधातुओं में भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आयोडीन है, जो अधातु चमकीली दिखती है। इसके बाद है आपका अपर रूप। तो अपर रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप का मतलब है एक ही चीज़ का अलग अलग रूपों में पाया जाना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जब कोई द्रव्य मतलब कि पदार्थ, तो जब कोई द्रव्य एक से अधिक रूपों में पाया जाता है और प्रत्येक रूप को अपर रूप, या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। कार्बन की अगर अपर रूप की बात की जाए तो आपको हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका हीरा जो होता है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ का आपसे नाम पूछा जाए तो वो हीरा है, और इसका गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है। ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं, ये बार बार मैं बोलता जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा और देखिएगा, समझिएगा। अगला हमारा फैक्ट है कि ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो कैसा होता है, जो सुचालक होता है। अगला है आपका क्षारीय धातु। क्षारीय धातुओं के नाम आपको याद कर लेने हैं, कौन कौन सी होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद रुबिडियम, ये सब कौन सी धातुएं हैं, ये आपकी क्षारीय धातुएं हैं। और जो क्षारीय धातु हैं उन क्षारीय धातुओं को चाकू से आराम से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल याद रख सकते हो कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे कि आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत मुलायम धातुएं होती हैं। मुलायम है इसलिए इनको चाकू से आराम से काटा जा सकता है। फिर इसके बाद है धातुओं को वायु में जलाने पर क्या होता है, धातुओं को जब भी वायु में जलाया जाता है तो आपका धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ये अभिक्रिया भी यहाँ पे दी गई है कि धातु प्लस ऑक्साइड, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका धातु का ऑक्साइड। और एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि कॉपर की अभिक्रिया आपको ऑक्सीजन से करा कर दी गई है। मतलब जब भी किसी धातु को हम स्वतंत्र वायु में ऐसे जलाते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है वो धातु। तो कॉपर को अगर जलाया तो ऑक्सीजन से क्रिया की और उसने क्या बनाया, आपका कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार से एल्यूमिनियम को भी अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण देखने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर हमें देखने को कैसे मिलते हैं, क्षारीय गुण के देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करें उसे हम उभयधर्मी कहते हैं। जो क्षारीय भी बन जाए
अम्लीय बन जाए, जिस अभिक्रिया में जैसी ज़रूरत हो। तो यहाँ से इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। ये कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। क्या होता है? ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण दिखा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला है कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या करते हैं? क्षार का निर्माण करते हैं। तो धातु ऑक्साइड कौन से हैं ऐसे जो क्षार का निर्माण करते हैं? तो यहाँ से आपको मिलेगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का जो ऑक्साइड है ये जल से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? आपका NaOH का निर्माण करेगा। उसी प्रकार से आपका है जो पोटेशियम का ऑक्साइड है, इसकी यदि क्रिया जल से कराई जाए तो आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। अगला है आपका सोडियम पोटेशियम। वायु में खुला रखने पर यह तेजी से क्या करते हैं? क्रिया करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो क्या करती हैं? इनको यदि हम हवा में ऐसे खुला रख दें तो तेज़ी से क्रिया करके क्या होती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसके बाद है आपका सोडियम पोटेशियम वायु से क्रिया ना करें, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम सोडियम और पोटेशियम धातुओं को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं जिससे कि वो वायु से क्रिया ना कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इसके बाद है आपका सोडियम सबसे अभिक्रियाशील धातु होती है। धातुएं जल से क्रिया कर धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। तो धातुएं जब भी जल से क्रिया करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? तो एक तो धातु का ऑक्साइड बना देंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगी। तो धातु प्लस जल इसकी अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी प्रकार से धातु ऑक्साइड जो है, तो धातु ऑक्साइड की यदि जल से क्रिया करें तो धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखने को मिलता है। अगला है आपका पोटेशियम एवं सोडियम की ठंडे जल से क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो पोटेशियम और सोडियम यदि बहुत ठंडे जल से इनकी क्रिया कराई जाए तो याद रखना है आपको, ये जो अभिक्रिया होगी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब ये है ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है। उसी को आपने यहाँ पे दर्शाया गया है कि जब भी पोटेशियम की अभिक्रिया ठंडे जल से की जाती है, H2O से की जाती है, तो KOH का निर्माण होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से सोडियम की अभिक्रिया यदि ठंडे जल से कराई जाती है तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में आपकी ऊष्मा का निर्माण भी होगा। अगला है आपका मैग्नीशियम जो होती है, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाएगी, साथ में हाइड्रोजन भी गैस उत्पन्न करती है। तो जब भी सीधी सी बात है, जब भी किसी धातु की गर्म जल से अभिक्रिया हो रही है, ठंडे जल से अभिक्रिया हो रही है, ऐसी काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एल्यूमिनियम आयरन भाप से क्रिया कर धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो एल्यूमिनियम और क्या बोलते हैं इससे, आयरन, ये क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब भी आपने जल से कराई, क्योंकि जो कि भाप होता है वो जल का ही क्या है? जल की एक गैसीय अवस्था है जिसे हम भाप कहते हैं। उससे अभिक्रिया आप कराओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक उसी प्रकार से आयरन की अभिक्रिया यदि हम भाप से कराते हैं तब क्या होगा? आयरन का ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा, साथ में जल के 4 अणु, साथ में हाइड्रोजन के 4 अणु आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ में सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण है जो कि 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल व्यवहार करता है और ये संक्षारक होता है। ये एक्वारेजिया में एक गुण होता है जो कि प्लेटिनम और सोना इन दोनों को भी गला देता है। तो इन दोनों को भी गलाने की क्षमता एक्वारेजिया के पास होती है। नेक्स्ट है आपका सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है? तो वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है
उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कि चैप्टर आपका सेकंड है, इस चैप्टर सेकंड के कुछ हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं जो कि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप इनको रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स तैयार कीजिए, इनको नोट कर लें। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अच्छे से। इसके पहले जो वीडियोस डले हुए हैं वो भी आप एक बार चेक ज़रूर करें, उन सभी को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।